मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बंगड़ महाविद्यालय का नाम कार्यरत हूँ। जैसा कि हम आज थॉमस हिलग्रेन का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे, उसके साथ ही उसके जीवन परिचय के साथ में उनके जो दर्शन के स्रोत और आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि ग्रीन जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा दो रूपों में प्रचलित हुई। इसका पहला रूप जर्मन दार्शनिकों की रचनाओं में दिखाई देती है, अतः इससे जर्मनी विचारधारा कहते हैं। यूनान की पुरानी विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तथा इसके साथ ही व्यक्ति द्वारा राज्य में किए जाने वाले उसके कर्तव्यों पर समान रूप से बल दिया गया था, किंतु जर्मन विचारधारा ने दूसरे तत्वों पर बल देते हुए राज्य को अत्यधिक महत्व दिया और व्यक्ति की घोर उपेक्षा की। अतः उसके मतानुसार राज्य स्वयं में एक लक्ष्य है, व्यक्ति उस लक्ष्य को पूरा करने का साधन मात्र। व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन होना चाहिए। किंतु ग्रीन आदि ब्रिटिश विचारकों ने जर्मन दार्शनिकों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए भी इसमें व्यक्ति के कुछ अधिकार स्वीकार किए, उन्हें राज्य के हितों की वेदी पर बलिदान नहीं किया, राज्य को मनुष्य की उन्नति का साधन माना। यानी ग्रीन ने इन बातों को स्वीकार करते हुए कि आदर्शवाद का विकास किया कि आदर्शवाद जर्मन आदर्शवाद की भांति उग्र न होने के कारण संयत और मध्यम वर्गीय आदर्शवाद कहलाता है। ग्रीन बोसंके और ब्रेडले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, अतः वहाँ विकसित होने के कारण इससे ऑक्सफोर्ड संप्रदाय भी कहा जाता है। थॉमस हिलग्रेन ने, जो 1837-1882 बीच में नव हिगलवादी दार्शनिक था, उसने जर्मन आदर्शवाद के विचारों को समग्र रूप में नहीं किंतु कतिपय महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ स्वीकार किया। यानी कि हिगल ग्रीन का आदर्शवाद उग्र न होकर संयत, सौम्य और मध्यम वर्गीय आदर्शवाद कहलाया। कोकर के मतानुसार ग्रीन ने जर्मन आदर्शवाद में आमूलचूल संशोधन कर दिया। सेबाइन के अनुसार ग्रीन आदर्शवाद में व्यक्तिवाद उदारवाद को पुट स्पष्ट दिखाई देता है। वेपर के अनुसार उसने उदारवाद और आदर्शवाद को एक नया धार्मिक विश्वास प्रदान किया, व्यक्तिवाद को नैतिकता तथा सामाजिक बनाया तथा आदर्शवाद का परिमार्जन किया। गेटल के अनुसार ग्रीन ने उपयोगितावाद आदर्शवाद के उत्तम तत्वों को मिलाने का कार्य किया। संक्षेप में ग्रीन के राजनीतिक चिंतन में हमें आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद के तत्वों का अद्भुत मिश्रण दिखलाई देता है। इसलिए सेबाइन कहता है कि यद्यपि ग्रीन के उदारवाद का झुकाव अनुदार की ओर झुका हुआ था, तथापि वह सामान्य रूप से समाजवाद से भी साम्य रखता था, बशर्ते कि वह समाजवाद वर्ग संघर्ष पर आधारित न हो। ग्रीन के जीवन परिचय का जब हम अध्ययन करते हैं तो ग्रीन का जन्म 7 अप्रैल 1836 ईस्वी को यॉर्कशायर के बर्किन नामक स्थान पर हुआ। उसका पिता इंग्लैंड में चर्च में एक विख्यात पादरी था। वह धार्मिक कर्मकांड में कोई विश्वास नहीं करता था और बाइबल की सच्ची शिक्षा देने वाले इंजिलवादी संप्रदाय का अनुयायी था। इस प्रकार के दृढ़ आस्था वाले पिता का बालक ग्रीन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। 14 वर्ष की आयु तक ग्रीन ने घर में ही विद्यार्जन किया। उसके बाद उसे रग्बी भेजा गया, जहां उसने 5 वर्ष व्यतीत किए। सन 1855 में ग्रीन ने ऑक्सफोर्ड के बेलियल कॉलेज में प्रवेश किया। यहीं पर उसने अपने जीवन का शेष सारा समय व्यतीत किया। ऐसा कहा जाता है कि अपने विद्यार्थी जीवन में ग्रीन कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं था। उन्होंने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के अध्ययन के विशेष दिलचस्पी नहीं ली, किंतु वे परिश्रमी अवश्य थे। अनेक विषयों के मौलिक और प्रसिद्ध ग्रंथों का व्यापक अध्ययन अवश्य करते थे। ऑक्सफोर्ड में उनका संपर्क प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर बेंजामिन जॉवेट के साथ हुआ। उनके ही प्रोत्साहन से ग्रीन का बौद्धिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ। 1860 में ग्रीन बेलियल में फेलो निर्वाचित हुए और 1867 में ट्यूटर बनाए गए। 1878 तक इस पद पर कार्य करते रहे। 1878 में उन्हें ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर बनाया गया। प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने अध्ययन कार्य में काफ़ी ख्याति अर्जित की। अध्ययन के साथ साथ उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वे उदार दल के प्रभावशाली सदस्य थे और निर्वाचनों में अपने दल के पक्ष में उन्होंने कई बार प्रभावशाली भाषण दिए। वह ऑक्सफोर्ड टाउन काउंसिल में जनता निर्वाचित क्षेत्र से चुने गए और उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यधिक प्रयत्न किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में सबसे उल्लेखनीय कार्य शराबबंदी के संबंध में किया। उसका भाई पक्का शराबी था, इसलिए शराब के प्रति उसे घोर घृणा थी। लोगों को शराब की आदत छुड़वाने के लिए उसने ऑक्सफोर्ड में काफ़ी पिलाने की एक दुकान खोली। उसने मद निषेध आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और सरकार से मांग की कि शराब के व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। 26 मार्च 1882 को 46 वर्ष की अल्पायु में ही इस महान दार्शनिक की मृत्यु यानी बीमारी से ऑक्सफोर्ड में मृत्यु हो गई। ग्रीन की रचनाओं के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ग्रीन के जीवन
काल में उसकी कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद उसके शिष्य R.L. नेटलसीट ने उनके संपूर्ण विचारों को कुछ खंडों में प्रकाशित किया। उनकी अधिकांश रचनाएं दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय है, जिसमें प्रमुख हैं जैसे कि उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता, जिसे हम कहेंगे लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इंग्लैंड की क्रांति पर व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवोल्यूशंस, और नैतिकता का प्रकथन यानी प्रोलेगोमेना टू एथिक्स, यानी उसकी कीर्तियों का पूर्ण दर्शन शास्त्र नीति शास्त्र की और अधिकार। शास्त्र में उसकी दो रचनाएं लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। जहाँ पहली रचना में राज्य, समाज और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए जनसहमति के सिद्धांत का समर्थन किया गया, वहीं दूसरी रचना में यह प्रश्न उठाया गया कि वर्तमान युग में विधि निर्माण प्रक्रिया से कहाँ तक अनुबंधों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। ग्रीन के विचार दर्शन के स्रोत जो हैं यानी कि यूनानी दर्शन। ग्रीन के जीवन का अधिकांश काल ऑक्सफोर्ड के में अध्ययन अध्यापन में व्यतीत होता। उस युग में ऑक्सफोर्ड में प्लेटो और अरस्तू की रचनाओं का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाने लगा था। बार्कर के अनुसार प्लेटो और अरस्तू की कृतियों का ग्रीन ने गहन अध्ययन किया और वह इन निष्कर्षों पहुंचा कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी, राज्य वास्तव में सद्गुण संपन्न जीवन का स्रोत है, विधि में पवित्र और वासना युक्त विवेक की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति को अपना निश्चित कर्तव्य पूर्ण करके सामाजिक उन्नति में योगदान देना चाहिए। यानी ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रीन ने के राजनीतिक दर्शन का आधार प्लेटो और अरस्तू की कृतियों में पाते हैं। रूसो के दर्शन। यद्यपि ग्रीन के दर्शन में रूसो की क्रांतिकारिता और कल्पनावादिता की झलक बहुत कम है, तथापि रूसो की भांति वह भी व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता को महत्व देता है। रूसो की भांति ग्रीन ने भी सामान्य इच्छा को राज्य की प्रभुत्व शक्ति माना है। उसने सामान्य इच्छा को सामूहिक हित की सामूहिक चेतना कहा है। उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है, न कि विशेष हित। इसे ग्रीन सार्वजनिक सदिच्छा भी कहता है। रूसो की भांति ग्रीन भी यह मानता है कि सामान्य इच्छा राज्य की एक ऐसी नैतिक चेतना है जिसकी आज्ञा का पालन करके ही व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जर्मन आदर्शवाद में ग्रीन के राजनीतिक चिंतन पर जर्मन आदर्शवादी विचारक कांट, हिगल, फिक्टे का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। कांट की भांति ग्रीन का विश्वास है कि स्वेच्छा ही एकमात्र भलाई है। व्यक्तिक स्वतंत्रता, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विवेचन में ग्रीन हिगल की अपेक्षा कांट के अधिक निकट है। शासन के महत्व, संविधान में सम्राट का स्थान, दंड की तर्कयुक्त संगति आदि पर भी कांट और हिगल से भिन्न, लेकिन राज्य की गौरव की नैतिक महत्ता पर बल देकर हिगल का अनुसरण करता है। हिगल की भांति ग्रीन भी ये मानता है कि शाश्वत देवी चेतना अथवा विवेक निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति की दिशा में बढ़ती रहती है। हिगल की भांति ग्रीन भी राज्य को समुदायों का समुदाय और स्वच्छ समुदाय मानता है। उसका मत है कि राज्य का सदस्य रहकर भी व्यक्ति समुदायों की सदस्यता ग्रहण करता हुआ अपने अधिकारों की प्राप्ति करता है। राज्य के विरुद्ध उसके कोई अधिकार नहीं हो सकते। अन्य समुदाय की तुलना में राज्य इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि वही सामान्य इच्छा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता के संबंध में ग्रीन के विचार हिगल के विचारों से प्रभावित है। ग्रीन भी स्वतंत्रता के विधेयात्मक पॉजिटिव स्वरूप को मानता है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट्स के विचारों से भी ग्रीन की प्रेरणा प्राप्त हुई है। उसकी राजनीतिक विचारधारा पर इसका स्पष्ट प्रभाव है। उन्होंने नैतिकता पर विशेष बल दिया था। शासन से वह यह मांग की थी कि शराब, जुआ, घुड़सवारी, घुड़दौड़ आदि व्यवसायों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये लोग भू संपत्ति पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु साथ ही व्यक्तिगत पूंजी एकत्रित करने के विरोधी नहीं थे। इन सब विचारों पर ग्रीन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उसने स्वयं भू संपत्ति का विरोध किया, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करने के सिद्धांत को मान्यता दी। वस्तुतः इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। अंग्रेज आदर्शवाद वास्तव में ऑक्सफोर्ड की देन है। ऑक्सफोर्ड में आदर्शवादी दर्शन के व्यवस्थित विकास के पूर्व ही कॉलरिज और कार्ल रायल के माध्यम से जर्मन आदर्शवाद दर्शन का प्रभाव इंग्लैंड की विचारधारा पर पड़ना आरंभ हो चुका था। अंग्रेज आदर्शवाद दार्शनिकों ने जर्मन आदर्शवाद का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उसके पश्चात स्वयं ग्रीन ने स्वतंत्र कल्पना स्थिर की। यह कल्पना उपयोगितावादियों की व्यक्ति स्वतंत्रता की कल्पना से भिन्न थी। इन आदर्शवादियों ने राजनीति को ऐसी सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न करने का साधन माना जिनमें मानव का अधिकतम नैतिक विकास संभव हो सके। इंग्लैंड में डायसी के अनुसार 1870 के लगभग विधि निर्माण कार्य में महान परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन व्यक्तिवादी परिवर्तन के स्थान पर समष्टिवादी प्रवृत्ति का आना। वास्तव में उदार दल के सदस्य जो स्वयं को बैंथम से प्रभावित बताते थे,
इस समष्टिवादी की प्रवृत्ति को व्यवहारिक रूप से प्रोत्साहन दे रहे थे। उन दिनों इंग्लैंड में ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जिनके द्वारा मजदूरों के कार्य करने के घंटे निश्चित किए जा रहे थे, कारखानों का निरीक्षण किया जा रहा था, शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिए जा रहे थे। यानी कि उदार दल इन कानूनों को समर्थन कर रहा था, परंतु उदार दल का यह कार्य बेंथमवाद के सर्वथा विपरीत प्रथा था। वह हस्तक्षेप नीति का समर्थक था, परंतु तत्कालीन उदार दल अपनी आंखों से इस नीति का दुष्परिणाम देख रहा था। इस नीति के कारण सामान्य जनता अधिकाधिक दरिद्र होती जा रही थी। इस प्रकार बेंथमवादी उदार दल के लोग ऐसे समष्टिवादी विधियों का समर्थन करने लगे जो व्यक्तिवाद की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। तो उदारवादी दर्शन को ऐसी नियमित व्याख्या करना आवश्यक हो गया जो समष्टिवादी विधियों से मेल खाती हो। इस कार्य को थॉमस हिलग्रिन ने किया। लंकास्टर के शब्दों में उसने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। ऑक्सफोर्ड के दार्शनिकों की यह विचारधारा एक प्रकार से उपयोगितावादियों की अति व्यक्तिवादिता के विरुद्ध विद्रोह थी। उन्होंने इंग्लैंड की व्यक्तिवादी विचारधारा को कांट और हिगल की नैतिक स्वतंत्रता के साथ संबंध कर दिया। हिगल के आध्यात्मिक सिद्धांत में हम देख सकते हैं कि ये कहता है हिगल की भांति ही जो ग्रीन का आध्यात्मिक सिद्धांत है, हिगल की भांति ग्रीन अद्वैतवादी है। वह इस विश्व के मूल में एक ही अध्यात्म तत्व मानता है। हिगल ने इसे विश्वात्मक विचार विवेक का नाम दिया है, ग्रीन ने इसे शाश्वत चेतना का नाम दिया है। इसे ईश्वर भी कहा जा सकता है। यही समूचा विश्व में व्याप्त है और समस्त जड़ और चेतना वस्तु में ओतप्रोत है। ग्रीन के अनुसार मनुष्य इसी शाश्वत चेतना का एक अंश है। मनुष्य के शाश्वत चेतना ईश्वर का अंश होने से ग्रीन ने कई निष्कर्ष निकाले, जिसमें सृष्टि का निर्माण शाश्वत चेतना ईश्वर से होता है यानी, और मनुष्य शाश्वत चैतन्य का अंग है। इस प्रकार शाश्वत चैतन्य यानी ईश्वर परमात्मा और मनुष्य यानी आत्मा मिलकर एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं। मनुष्य में आत्म चेतना विद्यमान है, जैसे कि शाश्वत चेतना ईश्वर का अंश होने के कारण मनुष्य में आत्म चेतना विद्यमान। आत्म चेतना के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है, क्योंकि अन्य प्राणियों में मात्र चेतना ही होती है। मनुष्य में विचार शक्ति होती है। वह सोचने और अनुभव के समय ये बात जानता है कि वह कुछ सोच रहा है, अनुभव कर रहा है। यानी कि इसने कहा कि मैं सोचता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं निर्णय करता हूँ। आदि वाक्यों में मैं का अभिप्राय इसी में केंद्रित है कि आत्मा यानी यही वह तत्व है जो सोचता है, कि अनुभव करता है, निर्णय करता है। इन सब विद्यमान होते हुए भी इन सब को एक इकाई रूप में एकीकृत किया जाता है। हमारे अनुभवों को एक दूसरे में आत्मसात कर संगठित करने का श्रेय आत्मा को ही है। जिस प्रकार एक धागे में अनेक मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी अनेक अनुभव होते हैं। इस संश्लेषणात्मक सिद्धांत को ग्रीन आध्यात्मिक बतलाता है। शाश्वत चेतना का अंश होने के कारण मनुष्य के उद्देश्य पूर्ति केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं हो सकती, उसका वास्तविक उद्देश्य इससे भी महान और उच्चतर है। वह अपने भीतर विद्यमान देवी अंश की अनुभूति करना चाहता है, अपने को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। मनुष्य का उद्देश्य कोरे भौतिक सुख को प्राप्त करना नहीं, अपितु उच्च नैतिक जीवन को बिताना है। ग्रीन के अनुसार शाश्वत चेतना का प्रमुख गुण स्वतंत्रता। चूंकि मनुष्य उस शाश्वत चेतना का एक अंश है, इसलिए मनुष्य का भी विशिष्ट गुण स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार आत्मा का स्वाभाविक गुण स्वतंत्रता है, किंतु मनुष्य के मान्य ढंग से कार्य करने की स्वाधीनता को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। चूंकि मनुष्य दिव्य चेतना का अंश है, इसलिए उच्च नैतिक सदिच्छाओं के अनुसार कार्य करके ही स्वतंत्रता हो सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विशिष्ट महत्व है। मनुष्य ईश्वर या शाश्वत चैतन्य का अंश है, इसलिए इसका अपना महत्व है, अतः उसके व्यक्तित्व के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्ति का कल्याण समाज कल्याण का एक माध्यम है। शाश्वत चैतन्य का अंश होने के कारण मनुष्य का लक्ष्य अपना हित साधन करना ही नहीं, अपितु समुच्चय समाज का कल्याण करना, उसे लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार ग्रीन व्यक्ति के कल्याण को समाज के कल्याण का एक माध्यम मानता है था। समाज का कल्याण उसके घटकों व्यक्तियों के कल्याण के बिना संभव नहीं है। मनुष्य में भ्रातृत्व भाव यानी समाज कल्याण के भाव के साथ ही मनुष्य में समानता और भ्रातृत्व का भाव उत्पन्न होता है। जब हम मान लेते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अपना व्यक्तिगत मूल्य है, तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि समस्त मनुष्य समान है। समानता के साथ भ्रातृत्व सिद्धांत भी सजग हो उठेगा। कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थपूर्ण विकास के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता। व्यक्ति का लक्ष्य नैतिक गुणों का विकास करना है, जैसे कि देवी गुणों का चरित्र में ढालकर अपने आप को दिव्य बनाने का प्रयास कर रहा है, और इसके लिए कुछ अच्छे काम करना ही पर्याप्त नहीं, अपितु उसे स्वयं अच्छा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे कामों को बाह्य वस्तु मानता है और अच्छे काम करने से व्यक्ति को दिव्यता आ जाए
ये आवश्यक नहीं है। दिव्यता प्राप्ति हेतु मनुष्य को स्वयं में अच्छा होना चाहिए। अतः ग्रीन व्यक्ति के बाह्य सुधार के स्थान पर अंतरंग सुधार पर बल देकर उसे दिव्य बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के विकास में राज्य की भूमिका ग्रीन व्यक्ति के बाह्य सुधार की अपेक्षा आंतरिक सुधार पर बल देता है। अतः राज्य अच्छे कानून बनाकर व्यक्तियों को अच्छा नहीं बना सकता, वह उन्हें अपनी आत्मा का विकास करके अच्छा बना सकता है। ग्रीन के अनुसार राज्य केवल ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न कर सकता है जिनमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। अतः राज्य को मनुष्य के उस उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन के आध्यात्मिक सिद्धांत का सार इस प्रकार है कि मनुष्य शाश्वत चेतना का अंश है। शाश्वत चेतना का गुण स्वतंत्रता, शाश्वत चेतना के कारण ही वह सामाजिक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। राज्य को मनुष्य के उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर नैतिक जीवन यापन के लिए समुचित परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। आज इतना ही। कल हम इसके आगे अध्याय में हम राजनीतिक विचार में स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।